नमस्कार। TYBA सेमेस्टर 5 हिंदी कंपलसरी। इससे पहले मैंने 6 व्याख्यान हमारे अपलोड हो गए हैं। 6 व्याख्यान। 3 व्याख्यान में मैंने गबन उपन्यास की बात बताई आपकी, और उससे पहले के 3 व्याख्यान यानी लेक्चर 1, 2 और 3, इनमें मैंने उपन्यास विधा का उद्भव और इसकी विकास यात्रा, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की। ये 3 व्याख्यान इस प्रकार है। चौथा व्याख्यान जो मैंने आपके सामने गबन उपन्यास की कथा वस्तु को प्रस्तुत किया। 5वां और 6ठा व्याख्यान मैंने गबन उपन्यास की तात्विक विवेचना यानी उपन्यास कला की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए या गबन उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो 5वां और 6ठा जो व्याख्यान है वो मैंने इन तात्विक विवेचना पर लिया है। आज 7वां व्याख्यान मेरा है जो आप सुन रहे हैं। आज मैं आपको इनके चरित्रों के माध्यम से, गबन उपन्यास के जो चरित्र है, इसमें रमानाथ का जो चरित्र है, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके सामने बात आ गई होगी कि गबन सेमेस्टर 5 में हिंदी अनिवार्य विषय के तौर पर आप पढ़ रहे हैं। हम लाइव क्लास में भी इसकी चर्चा हम करते थे, लेकिन आपका आग्रह था कि साथ साथ ये वीडियो भी अपलोड किया जाए ताकि हम उसको बार बार देखकर, सुनकर समझ सकें। तो यही मेरा प्रयास है कि आप इनके चरित्रों के माध्यम से गबन में किस प्रकार के चरित्र है और उसका जो मुख्य चरित्र है रमानाथ, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और ये व्याख्यान नंबर 7 में उसको देता हूँ। तो सबसे पहले अगर चरित्र चित्रण किसको कहते हैं, मैंने चरित्र चित्रण के माध्यम से आपको समझाया था कि किसको कहा जाता है चरित्र चित्रण। तो किसी भी उपन्यास में चरित्र का होना जरूरी है, लेकिन उस चरित्र के 2 पहलू होते हैं, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई। तो जब हम चरित्र चित्रण करते हैं तब ध्यान रखकर उसका चरित्र चित्रण करें, क्योंकि उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बातें हम अपनी लेखनी में या तो अपनी क्रिटिसिज्म समीक्षा में ले सके। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना जो होती है, उस प्रस्तावना में हम पहले गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद, उसकी 2 बातें हम करेंगे। प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आदर्शमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं और पात्रों को सर्वसामान्य रूप से वो पात्रों को इस प्रकार रखते हैं जैसे वो वर्गगत पात्र, और ख़ासतौर से पात्रों की जो विशेषता ये है कि इन पात्रों के इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को भी हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर गबन उपन्यास का जो नायक है वो रमानाथ है। उपन्यास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एवं पात्रों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, अतः वह इस उपन्यास का प्रमुख नायक है। अपने वैयक्तिक विशेषताओं के कारण वह हमारा ध्यान आकर्षित करता है, विशेष रूप से आकृष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि गबन उपन्यास का जो प्रमुख नायक है वो रमानाथ है। और उपन्यास की महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने आपको बताया था कथा वस्तु में कि 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 2 भागों में उपन्यास की कथा वस्तु को बताया गया है। पूर्वार्ध की जो कथा है वो प्रयाग से शुरू होती है और बीच से उसकी उत्तरार्ध की जो कथा है वो कलकत्ते शहर में चलती है। तो यानी 2 शहरों की जो घटनाएं हैं और वैयक्तिक समस्याएं जो हैं वो रमानाथ के चरित्र के द्वारा हमें जानने को मिलती है। तो अगर परिचय देखिए रमानाथ का, तो रमानाथ दयानाथ का पुत्र है और जालपा का पति है। रमानाथ कौन है? तो कि एक सामान्य व्यक्ति जो दयानाथ है उसका पुत्र है और जालपा का पति है। जालपा नामक अति रमणीय और सुंदरी से उसका विवाह हो जाता है। दयानाथ आदर्श व्यक्ति थे, कभी घूस नहीं लेते थे, अतः उनका कुटुंब अभाव में ही पलता रहा और रमानाथ के ऊपर इस अभावपूर्ण स्थिति का विपरीत असर पड़ा। और जालपा का पति है, जालपा कैसी है? तो अति रमणीय सुंदरी है। दयानाथ घूस नहीं लेते थे, इसलिए अभावों में उसका जीवन बीतता है। जो आय है वो आय तो तुरंत खर्च हो जाती थी। परिणाम स्वरूप दयानाथ का जो घर है, परिवार है, वो अभावों में ही पलता रहा। आप जानते हैं कि अभाव जो है वो आदमी को अखरता है। जो चीज़ है नहीं उसकी बहुत कामना होती है मनुष्य को। जो हमारे पास है उसको हम इतना मोह नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसकी कामना बहुत करते हैं, जिसको हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं। क्योंकि जीने के लिए ये भी ज़रूरी है इच्छाओं का होना। लेकिन अभावग्रस्त परिस्थिति और अभावग्रस्त परिस्थिति का शिकार स्वयं रमानाथ भी बना, हमारा नायक वो भी बनता है। क्योंकि परिवार की आय और शादी भी हो जाती है तो वो अभावपूर्ण स्थिति जो है परिवार की उसका शिकार हो जाता है, उसका असर उसको अवश्य रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? वह एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आता है। मध्यम वर्गीय परिवार है तो मध्यम वर्गीय परिवार में अमुक बातें, अमुक मर्यादा वो रहती है, तो उस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। वो कॉलेज में पढ़कर बड़ी उपाधि नहीं पा रहा, कॉलेज में पढ़कर कोई बड़ी उपाधि नहीं पा सका और इसलिए बड़े ओहदे की नौकरी नहीं पा सकता। परिस्थिति आती है कि अभाव के कारण वो कॉलेज पूरी नहीं कर पाता और जब कॉलेज पूरी नहीं हुई तो जाहिर बात है कि बड़े ओहदे की नौकरी भी वो ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि जितनी अच्छी डिग्री होती है उतनी अच्छी नौकरी मिलती है।
आप जानते हैं कि तत्कालीन समय में ग्रेजुएशन होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो परिवारों के अभाव से ये मकाम हासिल न कर पाया। आगे देखें तो रमानाथ बड़ा ही महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वाकांक्षी है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु उसकी महत्वाकांक्षाएं अनंत है। 30 रुपये की नौकरी करता है, परंतु जीवन में बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षा रखता है। महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। सब व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको इच्छा हम कहते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी ही होना या तो बहुत कुछ पाने का हौसला रखना, तो ये कई बार इसमें असफलता भी मिलती है। अमीर लोगों के चमकदार जीवन को देखकर वह भी अमीर बनने को स्वप्न देखता है। अमीर लोगों के चमकदार जीवन को देखकर वह स्वयं अमीर बनना चाहता है कि मैं भी अमीर बनूं, ताकि इस प्रकार ऐशो आराम से, इत्मीनान से अपना जीवन जी सकूं। नए नए और एक से बढ़कर एक सुंदर गहनों से अपनी पत्नी झालपा को सजाना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं झालपा को गहनों का शौक था। इसलिए वह चाहता है कि एक से बढ़कर एक, पैर से लेकर सर तक जितने भी गहने आते हैं, उस गहनों से मैं झालपा को लाद देना चाहता हूँ। लाद देना माने सजाना चाहता हूँ कि जो सुंदर है तो उसकी और अधिक सुंदरता दिखाई दे। और आप जानते हैं अलंकार जो है, गहने, वो स्त्रियों का सबसे प्रिय शौक है पहनना। तो झालपा भी बहुत प्रिय थी उसको गहने। तो रमानाथ की एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि अपनी पत्नी को गहनों से लाद दूं। झालपा के लिए एक चंद्रहार खरीदना उसकी इच्छा है और इसके लिए कुछ भी करने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को प्रेमचंद जी ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। झालपा के लिए चंद्रहार लाना उसकी इच्छा है कि मैं झालपा बचपन से चंद्रहार को चाहती थी। जब उसके पिता बिल्लोर का हार लाते हैं तो भी कहते हैं कि मुझे चंद्रहार चाहिए, और शादी में चढ़ावे में भी चंद्रहार चाहती है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण रमानाथ के परिवार वाले ऐसा न कर पाए। तो प्रेमचंद जी के शब्दों में क्या कहा गया है वो सुने। निर्धन रहकर जीना मरने से बदतर है। मैं किसी देवता को अगर पकड़ पाऊँ तो बिना काफ़ी रुपये लिए न मानूं। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ा करना, न राजकुमार बनने की इच्छा है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात बताई प्रेमचंद जी ने कि निर्धन रहकर जीना मरने से बदतर है। ये निर्धनता का अभिशाप है, तो मैं निर्धन न रहूं। और आगे क्या कहते हैं, मैं सोने की दीवार नहीं खड़ा करना, मैं खड़ा करना है, सोने की दीवार मुझे नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं कि मैं किसी देवता को अगर पकड़ पाऊँ तो बिना रुपये लिए न मानूं, पैसे लिए मैं मानूंगा नहीं। और न राजकुमार बनने की इच्छा है, पर क्या इच्छा है, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न। बहुत बड़ी बात प्रेमचंद ने रमानंद के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत की है। निर्धनता जो है वो मरने से बदतर है।
अभिशाप है कि ज़रूरत की चीज़ें अगर हम न ले पाए तो ये जीना व्यर्थ है, ऐसा लेखक ने रमानाथ के जरिए बुलवाया है कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। हमें ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई हवाई जहाज नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में मामूली चीज़ें मानी रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि, अगर आपके कोई शौक़ की चीज़ हो तो, लेकिन ऐसी मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े, वो आपको आसानी से मिल जाए। जीवन में महत्वाकांक्षी बनना आवश्यक है, परंतु आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी बनना जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेखक यहाँ हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है, हम सब महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी बनना यानी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनना। अगर हम चाहें कि हम घर से अपनी छत से हेलीकॉप्टर से उड़कर जाए और जहाँ भी जाए वहाँ भी इस छत पर हेलीकॉप्टर हम पार्क करें और फिर वापस हम अपने घर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाए, ये महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी बनना कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हम पूरी कर पाए। शेख चली जैसी महत्वाकांक्षा न होनी चाहिए, जो महत्वाकांक्षा आजीवन जीवंत पर्यंत हम पूरी न कर सके। और अगर ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं तो लेखक कहते हैं कि वो जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। वही स्थान उसने बताया। यही बात रमानाथ के जीवन में सच साबित हुई है। वो अपनी हैसियत और आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी बनता है और परिणाम यह आता है कि उसके जीवन में अपूर्णता, चैन, शांति, स्नेहमयता का अभाव रहता है। लेखक ने बताया है कि क्या परिणाम आता है अगर आप महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ते रहें, और अंधी दौड़ जिसको मैं कहूँगा, तो जीवन में अपूर्णता आती है। रमानाथ के जीवन का अब कथा वस्तु में देखा, अपूर्णता आती है, चैन और शांति चली जाती है, और स्नेहमयता, सरलता का, प्रेम का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार महत्वाकांक्षा पर जो समस्या है उस पर विचार भी किया है और मार्गदर्शन भी हमें दिया गया है। रमानाथ जो है वह बड़ा ही आडंबर खोर है। अब आडंबर खोर मानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के रखना, आडंबरता से संकोच और मिथ्या गौरव के कारण ही उसका सर्वनाश होता है। वह दिखावा करने में जीवन की सफलता मानता है। किसमें मानता है? तो कि तड़क भड़क दिखावा करने में, जो नहीं है उसको बताने की कोशिश में दिखावा कहते हैं उसको। बचपन से ही ओढ़ने पहनने का शौक है, अतः मित्रों से पंप शू मांग लेता है या घड़ी मांग लेता है। बचपन से ही शौक था अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर रखना, इसलिए क्या करता है कि मित्रों से पंप शू और घड़ी वगैरह मांग लेता है और सज धज कर सैर सपाटे के लिए निकल पड़ता है। सज धज कर सैर सपाटे के लिए निकल पड़ता है। शादी भी बड़ी धूमधाम से करता है, कर्ज लेकर भी शादी करता है। शादी का चढ़ावा ऐसा होता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। किसी के सामने अपनी साधारण स्थिति को प्रकट होने देना नहीं चाहता। हर किसी व्यक्ति से बढ़ा चढ़ा के बात बताता है। 30 की नौकरी है परंतु सबसे कहता है 40 की। नौकरी करने जाता है तब अपने को बाबू की कक्षा में रखने के लिए नया सूट बनवाता है। वह अपने आडंबर को महत्व देने को लिए कहता है। किस प्रकार का आडंबर खोरे हो कि मित्रों से बचपन से उसकी आदत थी कि पंप शू मांग लेता है, घड़ी मांग लेता है,
और सज धज कर निकल पड़ता है। शादी भी बड़ी धूमधाम से करता है, कर्ज लेता है, चढ़ावा भी आता है, लोग देखते रहते हैं, और किसी के सामने अपनी साधारण स्थिति को जाहिर नहीं होने देता। यानी हमारी परिस्थिति ऐसी है, वो जाहिर नहीं होने देता, और हर किसी व्यक्ति से जब मिलता है तब बढ़ा चढ़ा के बात करता है कि ऐसा है वैसा है, मैं तो इस प्रकार हूँ। और 30 की नौकरी है तो क्या बताता है, 40 की बताता है। और परिस्थिति ये आती है, और नौकरी करने जाता है तो भी बाबू की तरह रोब जानता है, और क्या करता है कि नया सूट बनवाता है चुंगी नाका का सामान्य क्लर्क, लेकिन रोब जानने के लिए और साथी कर्मचारी पर सूट बनाता है। और क्या कहता है, मैं जिसे चाहूँ, उनके स्वयं के शब्द है इस टेक्स्ट बुक में, प्रेमचंद जी ने उसके जरिए बोले हैं, मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। रोब कैसा है कि मैं जो चाहूँ दिन भर, मैं जो चाहूँ किसी को खड़ा रख सकता हूँ दफ्तर में। रतन से परिचय होने के बाद उसके घर जाकर मिथ्या गौरव की बातें करता है। वो अपने को बड़ा ऑफिसर साबित करना चाहता है। उसके पति के साथ, इंद्रभूषण के साथ भी बातें करता है तो बड़ा चढ़ा के बात करता है। अपने आप एक बड़े होद्दे पर ऐसा वो साबित करता है। रतन के घर, जालपा की जो सहेली रतन, उसके घर जाते हैं तो इस प्रकार बढ़ा चढ़ा के बात करता है। वह चाहता कि उसकी पत्नी भी रोब जमाकर आधुनिक युवती की तरह पहने ओढ़े और घूमे। वो क्या चाहता है कि जालपा भी सबके ऊपर रोब जमाकर जिए और अच्छा पहने ओढ़े, खाए पिए और घूमे। इसलिए वह जालपा के लिए कर्ज लेकर भी साड़ी, घड़ी और सैंडल खरीदता है। रतन के घर जाना है तो 135 रुपये का वो खर्च कर देता है। साड़ी, घड़ी, सैंडल सब कुछ लेता है, और रोब जामने के लिए दूसरों पर। रतन के पति इंद्रभूषण एडवोकेट है। उनके आगे भी अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाना चाहता है। जब उसके घर बैठने जाते हैं तब रोब जानकर, क्योंकि वो एडवोकेट है तो उसके सामने भी रोब जानते हैं। वह कहता है, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ, कानून की तरह जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत ना पड़ी। क्या कहता है कि कानून की तरह जाने का इरादा था, क्योंकि इंद्रभूषण एडवोकेट थे, लेकिन आजकल नए वकीलों की जो हालत पड़ी है इसलिए वहाँ जाने का मैंने इरादा ना रखा। यानी आप तुच्छ से सामान्य, जाना तो था लेकिन फिर सोचा कि भाई नहीं जाना है, म्यूनिसिपल ऑफिस में। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी के सामने भी आडंबर की बातें बताता है। बाहर तो रोब जमाता है, लेकिन पत्नी के सामने भी ये रोब जमाता है, रोब जमाता है। और उसे भी 30 की नौकरी को 40 की बताया। पत्नी को भी कहता है कि 30 की नहीं है, 40 की, यानी 40 की नौकरी करता हूँ। बड़ी बड़ी डिंगे मारता है, अपने वास्तविक जीवन को छिपाना चाहता है। क्या है उसका जो वास्तविक जीवन है, यानी किस प्रकार परिस्थिति में वो पसार हो रहा है, उस जीवन को वो छिपाना चाहता है। उस बात को वो अपने आप छिपाता है। इससे बड़ा आडंबर कौन हो सकता है? यदि उसने आडंबरपूर्ण जीवन को छोड़ दिया होता, या कम से कम अपने जीवन संगी से मिथ्या गौरव के भाव को छोड़ दिया होता, तो शायद उसके जीवन का ढंग ही कुछ और होता। लेखक क्या कहते हैं कि जो आडंबरपूर्ण जीवन उसका है उसने छोड़ दिया होता, ना छोड़ा, लेकिन अपनी पत्नी के सामने, जीवन संगी ने यानी झालपा के सामने सही बात, या तो कुछ भी बात छिपाता नहीं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो इस प्रकार का रिश्ता है कि इसमें झूठ की कोई गुंजाइश होती नहीं है। वह जालपा के सामने भी झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है जालपा के सामने। तो ऐसा
नहीं करना चाहिए था। जालपा को सही बात बताने की अगर कोशिश की होती तो शायद उसके जीवन का इस प्रकार जो करुणता की ओर उसका जीवन चला, ऐसा नहीं चाहता, कुछ और ही जीवन उसका होता। झूठी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए वह विवेक भ्रष्ट भी हो जाता है। झूठी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए उसका विवेक चला जाता है, क्योंकि आडंबरता इसमें ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोशिश करता है, तो ये सब ज़्यादा है। तो अगर इस प्रकार ज्योति प्रतिष्ठा और ज्योति मान सम्मान में अगर रहेगा तो जो उसका विवेक है भ्रष्ट हो जाएगा। विवेक का मतलब है सौजन्यता, एक प्रकार का आदर्श, क्योंकि विवेकशील व्यक्तित्व है वो सबको प्रिय होता है। अगर हम विवेक से कार्य नहीं करेंगे या हमारा विवेक सही नहीं होगा, हम किसी से बात करें तो इस बात में सालसता या तो सम्मान भावना या तो विवेकशील सौजन्यता, इसको हम विनम्रता भी कहते हैं कि हम नम्र रहें, क्योंकि अगर हम विनम्रता हमारे पास है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। लेकिन जहाँ झूठी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए ये सब खोने के लिए वो तैयार है। शराब के तगादे हो रहे हैं फिर भी डिंग मारता करता है शराब, क्योंकि आप जानते हैं कि 700 रुपये के झिड़ाऊ कंगन शराब के पास ऐसे ही ले आए, और जालपा भी खुश हो जाती है पति को इस प्रकार कंगन लाते हैं, लेकिन आखिर श्राप है, वो तकाली तो करेगा ही कि भाई पैसा, और 700 रुपया उस तत्कालीन समय में कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर 30 की नौकरी करता है 700 रुपया कब देगा वो? कितने माह, लेकिन ये क्या है, फिर भी डिंग मारता है। आज चाहो तो 2-4 हज़ार का माल ला सकता हूँ। देखो डिंग कैसे मारता है व्यक्ति, कि आज चाहो तो 2-4 हज़ार का माल ला सकता हूँ। 2-4 हज़ार यानी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये डिंग मारना जिसको हम आत्मश्लाघा कहते हैं, मिथ्या गौरव कहते हैं, कि अपनी प्रशंसा, वैसे जीवन में आत्मश्लाघा कभी होनी चाहिए नहीं। जहाँ आत्मश्लाघा आती है मैं गया था, मैंने किया, मैं साथ गया था, मैं न होता तो ऐसा न होता, इसको कहते हैं आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा है बेटा वो व्यक्ति को निम्न कक्षा की ओर ले जाती है, कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आत्मश्लाघा का सहारा लेना नहीं है। अगर आप कोई काम करते हैं तो काम एक साक्षी भाव से आप उस काम को पूरा करते हैं। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है। अगर मैं न होता तो भी काम होता। अगर ऐसा भाव जिसको हम साक्षी भाव कहते, बड़ा कठिन है इस समय साक्षी भाव रखना, लेकिन कोशिश करना कि हम में आडंबर पूर्ण ये बातें ना आए। आडंबर को हम छोड़ दें, ऐसे आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैसे भी है, जो भी है, वैसे ही हम व्यक्त हो। तो इस प्रकार हमने 2-3 बातें इसमें देखी, और आगे हम इसको लेंगे कि उसकी महत्वाकांक्षा देखा, उसका परिचय पाया हमने, फिर उसकी आडंबरखोर वृत्ति को देखा,
और आडंबर के साथ साथ उसमें जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व पड़ा है उसको देखा। तो आगे हम इसकी और जो उसके चरित्र के अवगुण या गुण है उसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।